आज हम बात करेंगे बिहार के ढाका विधानसभा की। जी हां, ढाका विधानसभा जो पूर्वी चंपारण जिले में आता है और शिवहर लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा कई विधानसभाओं में से एक है और बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल फिलहाल वहां अभी विधायक हैं। लेकिन इस बार समीकरण क्या होंगे, वहां का इतिहास क्या रहा है और उस इतिहास का असर समीकरणों पर क्या कुछ पड़ेगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, ढाका विधानसभा के समीकरणों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस बार जो ढाका विधानसभा है वहाँ के समीकरण बहुत रोचक हो गए हैं। एआईएमआईएम ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यहाँ अपने प्रत्याशी की घोषणा तक कर दी है और प्रत्याशी जो हैं वो भी एक दिलचस्प प्रत्याशी हैं और उनके चुनावी मैदान में आ जाने से जो ढाका का चुनाव है वो बहुत रोचक हो गया है। अब वो किस तरफ झुकेगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। दरअसल यहां राणा रंजीत को जो है एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है। राजपूत जाति से आते हैं राणा रंजीत, और आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ढाका में एक सभा भी की थी और उस सभा में उन्होंने तिरंगे कलर की पगड़ी पहन रखी थी। तो अब ये राणा रंजीत जो है जितना हिंदू वोट काटते हैं और जितना राजपूत जाति के वोट काटते हैं, बीजेपी को नुकसान होगा। और चूंकि वो एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं तो वो मुस्लिम वोट जितना काटेंगे उससे झटका जो है वो आरजेडी को लगेगा। तो इस वजह से ये चुनाव जो है बहुत रोचक हो गया है। ढाका मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां पर लगभग 32% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो इसलिए एआईएमआईएम के कैंडिडेट देने से यहां के चुनाव को लेकर लोगों की दिलचस्पी जो है वो बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा जनसुराज पर भी लोगों की निगाहें हैं कि वो किसे प्रत्याशी बनाते हैं। जो डेंट राणा रंजीत किसी पार्टी को दे सकते हैं, क्या उस डेंट की भरपाई जनसुराज के प्रत्याशी कर पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इसीलिए यहां पर जो दो मुख्य दल हैं, आरजेडी और बीजेपी, उसके अलावा इन दोनों दलों के प्रदर्शन पर भी यहां का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, अगर ढाका विधानसभा के इतिहास में हम जाएं तो 1952 में ढाका जो है वहां पर पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था और तब मसूदुर रहमान कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो यहां के पहले विधायक बने थे। ढाका में 1985 तक आपको कांग्रेस का दबदबा जो है वो दिखेगा और यहां पर कांग्रेस से आप देखिएगा कि सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां, लेफ्ट पार्टीज और कई बार निर्दलीय जो है उन्हें चुनौती देते रहे, लेकिन ज्यादातर अवसरों पर कांग्रेस ने ही बाजी मारी। कुल जो 9 चुनाव 1985 तक ढाका में हुए उसमें 6 बार जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही। और दिलचस्प ये कि कांग्रेस के जो ये 6 जीत हैं उस समय हर 6 अवसर पर जो है उनका प्रत्याशी मुस्लिम ही था। एक और चीज आप देखती हैं कि 1990 में अवनीश कुमार सिंह की ढाका विधानसभा में एंट्री होती है और वहां से यहां का समीकरण बदलता है। 1990 में पहली बार ढाका में कमल खिला और फिर 2005 तक जो कुल 5 चुनाव हुए उसमें 4 बार अवनीश कुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। 2010 में सीट शेयरिंग में जो यहाँ की सीट है, ढाका की सीट है, वो जेडीयू को चली गई। तो जो अवनीश कुमार सिंह थे वो चिरैया विधानसभा शिफ्ट कर गए। हालांकि वो वहां से भी चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन हम लौटते हैं वापस ढाका में और जानते हैं कि यहाँ और क्या कुछ हुआ। लेकिन कुछ और बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि ढाका को चंपारण सत्याग्रह की धरती भी कहा जाता है और इस नाम से भी ये जाना जाता है। कुल 17 चुनाव अब तक ढाका में हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस को सर्वाधिक 6 बार सफलता मिली है। लेकिन ये 6 की 6 जीतें जो है 1985 तक में ही आ गई थी। उसके बाद कांग्रेस के नाम जो है कोई भी जीत शामिल नहीं है। बीजेपी दूसरी सफल पार्टी है ढाका में, 5 बार चुनाव जीती है। वजह बहुत साफ है, चूंकि मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं तो जो पोलराइजेशन होता है उसका फायदा बीजेपी को
को मिलता है। आरजेडी 2 बार इस सीट पर कामयाब रहा है, तो सीपीआई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और निर्दलीय एक एक बार यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। अगर आप सर्वाधिक सफल उम्मीदवार की बात करें ढाका से, तो अवनीश कुमार सिंह जो है यहां से सर्वाधिक 4 बार चुनाव जीते हैं। मसूदुर रहमान जो कि यहां के पहले विधायक थे, वो 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं। अब अगर हम ढाका में पिछले 3 चुनावों की बात करें कि यहां पर क्या कुछ रहा है, तो आप देखते हैं कि 2010 में यहां पर चूंकि ये सीट गठबंधन में जेडीयू को गई थी, तो फैजल रहमान जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और यहां पर कांग्रेस ने अब्दुल हामिद अंसारी को टिकट दिया था और एलजेपी के टिकट पर नेक मोहम्मद जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। तो इन तीनों के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी बनकर पवन कुमार जायसवाल चुनावी मैदान में उतरे थे और दिलचस्प ये रहा कि जीत जो है वो पवन कुमार जायसवाल को ही मिली, मतलब निर्दलीय प्रत्याशी यहां से चुनाव जीते। हालांकि एक क्वाड्रिंगुलर फाइट में काफी करीबी मुकाबला हुआ और जीत जो मिली पवन कुमार जायसवाल को वो सिर्फ 1649 वोटों की थी। उनका जो मत प्रतिशत था वो लगभग 38% था। वोट उन्हें आए थे 48,100, जबकि एनडीए से जो ये सीट जेडीयू को गई थी वो दूसरे स्थान पर रहे थे फैजल रहमान 46,451 वोटों के साथ 36.69% वोट उनको आए थे। एलजेपी के नेक मोहम्मद तीसरे स्थान पर थे 13,418 वोटों के साथ 10.6% वोट उनको आए थे और कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल हामिद अंसारी चौथे स्थान पर चले गए थे। उन्हें सिर्फ 4,464 वोट आए थे, 3.5%। 2015 में जो है महागठबंधन आकार ले चुका था। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो ये एनडीए के लिए एक मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त में एनडीए ने जो है जो निर्दलीय सिटिंग विधायक थे यहां, उनको टिकट दिया कि शायद वो कोई करिश्मा करें पवन कुमार जायसवाल को, लेकिन पवन कुमार जायसवाल कुछ वैसा नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यहां पर इस बार जो है आरजेडी ने भी प्रत्याशी बदला था और 2010 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े फैजल रहमान को यहां आरजेडी ने अपना कैंडिडेट बनाया था। 87,458 वोट, मतलब लगभग 47% वोट, 46.97% वोट फैजल रहमान को आए और यहां पर राम पुकार सिन्हा जो निर्दलीय लड़ रहे थे उनको 20,160 वोट आए। तो पवन कुमार जायसवाल 68,261 वोट ला सके, 36.66%। तो यहां पर फैजल रहमान को 19,197 वोटों की जीत मिली। फिर 2020 आता है, जेडीयू की एनडीए फोल्डर में वापसी होती है, तो उधर आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ नया गठबंधन बनाता है और फिर फैजल रहमान को ही टिकट देता है। वो सिटिंग विधायक थे आरजेडी से, फिर फैजल रहमान। बीजेपी पवन कुमार जायसवाल पर भरोसा फिर से जताती है, तो राम पुकार सिन्हा जो पिछला चुनाव लड़ते हुए बेहतर प्रदर्शन किए थे, 20,000 से ज्यादा वोट लेकर आए थे, उन्हें आरएलएसपी ने टिकट दे दिया। एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर हुई जिसमेम पवन कुमार जायसवाल 48% वोट लाकर चुनाव जीतने में सफल रहे। उनको 99,792 वोट आए, जबकि फैजल रहमान को 89,678 वोट आए, 43.1%, और राम पुकार सिन्हा 10,392 वोट लाने में कामयाब हुए, 5.3% वोट। तो पवन कुमार जायसवाल को 10,144 वोटों से जीत मिली। अब इस बार क्या होगा, 2025 में क्या होगा, और इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी से प्रत्याशी घोषित कर दिया है और ओवैसी इस बार 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 कह रहे हैं कि उनके 4 विधायक जो है वो आरजेडी में गए थे और वो कहते हैं कि 4 गए हैं,
24 लेकर आएंगे तो सीमांचल के साथ साथ उन्होंने चंपारण पर भी जो है वो ध्यान दिया है और ढाका में अपना प्रत्याशी उन्होंने बनाया है राणा रंजीत को। सीताराम सिंह के बेटे हैं और दिलचस्प ये है कि मधुबन से जो बीजेपी के विधायक हैं राणा रणधीर सिंह, उनके भाई हैं और ये लोकसभा चुनाव में भी पार्टिसिपेट इन्होंने किया था और एआईएमआईएम के टिकट पर ही राणा रंजीत लड़े थे चुनाव। तो अब इसके अलावा अगर आप देखिए तो एक प्रत्याशी तो ये हो गए, जन सुराज से भी कई दावेदार हैं जिसमें सुभाष कुशवाहा का नाम जो है वो आगे चल रहा है। अब देखना है कि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि कुशवाहा कैंडिडेट हैं तो वो किसको नुकसान पहुंचाते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। पिछली बार आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कैंडिडेट ने यहां बेहतर प्रदर्शन किया था और ये देखा गया है कि अगर अपनी जाति का उम्मीदवार हो तो बिहार में अक्सर जातियां उनको वोट कर देती हैं। तो अब ऐसे में जो है ये दिलचस्प होगा देखना कि जनसुराज किस जाति से प्रत्याशी उतारता है। जहां तक बीजेपी की बात है तो सिटिंग विधायक पवन कुमार जायसवाल हैं तो संभावना यही है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। तो एक बार फिर से कमल खिलाने की जिम्मेदारी ढाका में पवन कुमार जायसवाल के पास होगी तो आरजेडी का लालटेन लिए फैजल रहमान दिखेंगे, इसकी भी पूरी संभावना है। लेकिन नजरें आपको एआईएमआईएम के कैंडिडेट पर होंगी कि उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो राणा रंजीत को कुल मिलाकर 11,979 वोट ही मिले थे, 1.13%। तब भी वो एआईएमआईएम के ही कैंडिडेट थे। तो क्या वैसा ही कुछ प्रदर्शन रहता है या इस बार वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वो जनसंपर्क कर रहे हैं। अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो वो बहुत दिलचस्प है। यहां पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 9.95% हैं, मतलब लगभग 10%। मुस्लिम वोटर्स 32% हैं, तो उनकी संख्या बहुत अच्छी है। और यादव जो हैं वो 6 से 6.5% हैं। तो जो एमवाई का चंक बनता है वो 38 से 39% के बीच का बनता है। राजपूत यहां 2.5 से 3% हैं, भूमिहार 1.5 से 2% हैं और ब्राह्मण 5 से 5.5% हैं। तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो 9 से 11% हैं, कोयरी 5 से 5.5%, कुर्मी 4 से 5% हैं और वैश्य की संख्या बहुत अच्छी है। और यही वजह है कि पवन कुमार जायसवाल को बीजेपी टिकट देती है 13.5 से 14.5% के बीच। तो जो एनडीए का चंक है वो 32 से 34% के बीच आपको दिखेगा, जबकि एमवाई आपको 38 से 39% के आसपास दिख रहा है। तो यहां पर निर्णायक कौन है? अगर आमने सामने की लड़ाई हुई तो ऐसी स्थिति में निर्णायक होंगे अदर ओबीसी ईबीसी जो कि 12 से 14% हैं और जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 9.95%। इसमें बड़ा हिस्सा जो निकाल लेगा, पिछली बार पवन कुमार जायसवाल सफल हुए थे तो जीत जो भी बड़ा हिस्सा निकालेगा उसको मिल जाएगा। तो एक तो परिणाम ऐसे आ सकता है जब आमने सामने की लड़ाई हो, और अगर इफेक्टिव होते हैं एआईएमआईएम के कैंडिडेट राणा रंजीत जो कि अभी अपने आप को झोंक रखा है उन्होंने जनसंपर्क में और चुनाव प्रचार में, तो अगर उनका प्रदर्शन बेहतर रहा और उन्होंने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर ली असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम के नाम पर, अगर ऐसा कर पाने में वो सफल रहे तो ढाका में बाजी किसी और भी झुक सकती है। अगर वो हिंदू वोट काटे तो फायदा आरजेडी को, अगर वो मुस्लिम वोट काटे तो फायदा बीजेपी को। लेकिन अगर वो मुस्लिम वोटों का बड़ा चंक निकालने में कामयाब हो जाएं और हिंदू वोटर्स जो है उनको वोट करें, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों एक राष्ट्रवादी रुख जो अख्तियार किया उसके बाद से जो है उनकी लोकप्रियता में और इजाफा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में बाजी राणा रंजीत के नाम भी लग जाए, अगर मल्टी कॉर्नर फाइट हो जाए तो, अगर जनसुराज का कैंडिडेट जो है वो एक अपनी जाति के वोट लेकर निकल जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जब क्वाड्रेंगुलर
फाइट होती है तो कई बार 27-28% पर भी फैसला हो जाता है। तो ये देखना जो है ढाका में दिलचस्प होगा, आमने सामने की लड़ाई, त्रिकोणीय मुकाबला या चतुष्कोणीय मुकाबला। क्योंकि मुकाबला जैसे जैसे कोण बढ़ेंगे वहां पर जो है वो उतना चुनाव रोचक होता जाएगा। तो फिलहाल ढाका के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना आसान नहीं है, ये किसी भी तरफ जो है झुक सकता है। तो ढाका में एक रोचक मुकाबला है। रामपुकार सिन्हा का भी नाम आ रहा है, जो दोनों ही बार विधानसभा चुनाव में अच्छा वोट लेकर आए हैं। जी हाँ, मैंने कहा कि 2015 में उन्होंने 20,000 से ज्यादा वोट लाए थे 2015 में, और 2020 में 10,000 से ज्यादा वोट लेकर आए थे। तो उनका एक इंपैक्ट रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार अगर सुभाष कुशवाहा उतरते हैं तो फिर वो वोट जो है वो बटेंगे। चूंकि कुशवाहा कैंडिडेट दो जो है उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो ये देखना यहां पर दिलचस्प होगा कि कॉर्नर कितने खुलते हैं। मल्टी कॉर्नर फाइट होती है, ट्रायंगुलर फाइट होती है, आमने सामने की लड़ाई होती है। उस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा ढाका में। तो चलिए, अब ढाका के समीकरण क्या कुछ सामने आते हैं ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन समीकरण दिलचस्प होंगे और आमने सामने के मुकाबले में कौन प्रत्याशी किसके वोट काटेगा ये देखना सबसे दिलचस्प होगा।